तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री को बिलोंग करता है, दैट इज सॉलिड स्टेट। वैसे तो हमने क्लास 11th के अंदर गैसियस स्टेट पढ़ा था और क्लास 12th के अंदर हमने लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन पढ़ा था, और अब हम तीसरा स्टेट जो है वो सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये सॉलिड्स होते क्या है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर आयंस। तो अगर हम अरेंजमेंट के बिहाफ पर देखें तो हमारे पास सॉलिड्स जो है वो दो फॉर्म्स के अंदर आते हैं। एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा होता है अमॉर्फस फॉर्म। तो ये फर्स्ट हमारे पास अरेंजमेंट आता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको जिस जगह पर आना चाहिए वो वहीं पर ही आते हैं, और इसके अंदर शॉर्ट रेंज सॉलिड मतलब छोटे रेंज के सॉलिड्स और बड़ी रेंज के सॉलिड्स या क्रिस्टल्स दोनों आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा जितने भी डायमंड्स हैं या नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं, वो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों में आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स एक प्रॉपर रेंज में फिक्स्ड है, ठीक है। और अगर हम उनके हेक्सागोनल रिंग्स की बात करते हैं तो हम इस सॉलिड को क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज। तो एक प्रॉपर फिक्स्ड पोजीशन पे ही हमारा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आता है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। लेकिन अमॉर्फस के अंदर ये इररेगुलर पैटर्न से अरेंज होते हैं। अब अगर पैटर्न ही इररेगुलर है तो डेफिनेटली इनकी जो रेंज होगी वो शॉर्ट रेंज ही होगी, आप इनके बड़े फॉर्म्स जो है वो नहीं बना सकते। सर शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज का मतलब क्या था? बेटा शॉर्ट रेंज का मतलब है जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ एक एटम के बाद दूसरा एटम के बाद तीसरा एटम के बाद चौथा एटम के बाद पांचवा, देन 6 देन 7 देन 8, और मैं करते करते यहाँ पे 100,000 10,000 लैक्स तक पहुंच गया, इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज। लेकिन मैंने कहा एक एटम है, उसके बाद दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, फिर फोर्थ आ रहा है, फिर फिफ्थ आ रहा है, फिर सिक्स्थ आ रहा है, फिर आ ही नहीं रहा, फिर आ ही नहीं रहा, फिर आ ही नहीं रहा, फिर दोबारा एक और एटम आ गया, फिर दूसरा आ गया। मतलब एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स बीच में से मिसिंग है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट जो है नहीं है। या ये भी हो सकता है कि अगर एक एटम आ रहा है, दूसरा एटम आ रहा है, तीसरा एटम आ रहा है और उसके बाद कोई और ही एटम आ रहा है, तो इनको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस और शॉर्ट रेंज क्रिस्टल्स या सॉलिड्स। समझ में आया? तो अगर हम क्वार्ट्ज को हीट कर देते हैं तो उसके बीच के जो इंटरैक्शंस हैं वो ब्रेक कर जाती हैं और वो किस में बदल जाता है, ग्लास के अंदर। तो ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है। दुनिया को लगता है, लोगों को लगता है कि ग्लास जो है वो क्रिस्टल की तरह होता है। नो, ग्लास जो है वो एक अमॉर्फस सॉलिड है। उसके अंदर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स लंबी रेंज तक फिक्स नहीं होते, और आपको पता है ग्लास मूव भी कर सकता है। मैं थोड़ी टाइम के बाद आपको बताऊंगा कि कैसे ग्लास मूव कर सकता है। तो शॉर्ट रेंज का मतलब होता है जो एटम आ रहा है, एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, एटम नंबर 4, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के साथ काफी लंबी चेन तक अटैच्ड है। लेकिन शॉर्ट रेंज में क्या होता है, वो छोटी रेंज तक अटैच होते हैं जिसके अंदर बीच में या तो चेन ब्रेक हो सकती है या कोई और ग्रुप ऑफ एटम्स आ सकते हैं, उसको कहते हैं अमॉर्फस। आया समझ में? देन हम बात करते हैं सर जी। सर उस अरेंजमेंट को क्वार्ट्स बोला था उसने? क्वार्ट्स एक एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन फॉर्म का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्वार्ट्स जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है, और उसी का एक और अरेंजमेंट होता है, और उसी का एक और अरेंजमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लास, जो उसी का रैंडम या अमॉर्फस अरेंजमेंट है। जब देखो ना ये जो अरेंजमेंट आ रहा है एटम का, ग्रुप ऑफ एटम का, उसने ऑर्डर बिगाड़ दिया।
ऑर्डर जो है देखो ना, ये कितने ऑर्डरली अरेंज्ड है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऑर्डर को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, इसलिए ये क्या बन जाते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स बन जाते हैं। आया समझ में? सर आपने कितना करा दिया? मैंने अभी ज्वाइन किया है। बेटा अभी शुरू ही किया मैंने, ठीक है, क्लियर है भाई? तो एक बार ब्रीफ में बता। देन हम बात करते हैं सेकंड डिफरेंस की क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस के अंदर, वो है मेल्टिंग पॉइंट। आपको क्या लगता है कि क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा कि रेंज होगी? जिसके एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो दे विल बी हैविंग अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट, है ना बेटा? आइस एक क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर आती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अमॉर्फस जो है उनका शार्प फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, उनके पास एक रेंज होती है कि x से लेके x + 10 के बीच में वो क्या कर जाएगा, सारा का सारा मेल्ट कर जाएगा। थर्ड जो हमारा डिफरेंस आता है बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, वो होता है क्लेवेज प्रॉपर्टी, जिसको बेटा हम कहते हैं ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। आप ब्रेक या कट उसे कैसे कर सकते हो? तो बेटा क्रिस्टलाइन के अंदर एक स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं जहां से आप उसको कट कर सकते हो। ये नहीं कि आपके पास एक क्रिस्टल है, आपने नाइफ लिया और उसको कट कर दिया, ऐसे नहीं होता बेटा। देयर आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, ठीक है ना, जहां से हम क्रिस्टल को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो दे कैन बी कट विद अ शार्प एज टूल, एंड जब वो स्प्लिट होते हैं तो वो दो नए स्मूथ सरफेस वाले क्रिस्टल्स दे देंगे। जैसे अगर आप एक डायमंड के पीस को कट करते हो तो बेटा आप उसके डायमंड के पीस को, अगर मान लीजिए आपके पास एक डायमंड का पीस है ना, डायमंड का क्रिस्टल यूजुअली ऐसे होता है, तो ये नहीं है कि आप उसको ऐसे कट कर दो, आधा आप ले लो आधा, नो, there will be some specific points जहां से आप उसको कट कर सकते हो। जैसे यहां से आप उसको कट कर सकते हो, यहां से आप कट कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, बीच में से ऐसे कट नहीं कर सकते। तो इसलिए इनकी जो ब्रेकिंग होती है वो स्पेसिफिक पॉइंट से होती है। इस वजह से जब ये कट होते हैं तो बेटा आपको 2 या 3 या 4 उसी बेसिक फॉर्म के अंदर बेटा ये क्रिस्टल्स देते हैं या सॉलिड्स देते हैं। लेकिन अमॉर्फस को आप किसी भी शार्प एज टूल के साथ कट कर सकते हो जिसके अंदर रेगुलर सरफेसेस आ जाएंगे। अब इसका मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं बेटा। हम सब बच्चों ने, मैंने तो किया है बेटा, हम सब बच्चों ने हमारे पेंसिल बॉक्स का रबड़ लिया हुआ है और उस रबड़ के पीस को हमने क्लास में बैठे 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 स्केल से कट किया है। तो यूजुअली ये रबड़ काफी स्मूथ होता है, लेकिन जब ये आप कट करते हो तो इसका बेटा सरफेस जो है वो क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इरेगुलर सरफेस। प्रोबेबली आप अगर उसको नाइफ से भी कट करोगे बेटा तो जो सरफेसेस आएंगे वो स्मूथ नहीं आएंगे, वो रफ या इरेगुलर सरफेसेस आते हैं, क्योंकि इसका जस्टिफाइड रीजन है कि बेटा रबर एक अमॉर्फस सॉलिड है। आई होप समझ में आया बेटा आप लोगों को ये सब। आगे बढ़े तो जरा ये देखो, मेरे पास ये एक क्रिस्टल है, इसको मैंने कट किया तो मेरे पास 2 क्रिस्टल आ जाएंगे और जो सरफेसेस आ रहे हैं ग्रीन कलर के सरफेस बेटा वो स्मूथ सरफेस है, एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं किसी अमॉर्फस सॉलिड को कट करूंगा तो मेरे पास जो सरफेस आएगा बेटा वो इरेगुलर सरफेस होगा। तो वो ऐसे नहीं कट होगा? जैसे मर्जी कट कर लो बेटा, लेकिन सरफेस इरेगुलर होगा। एक तो अमॉर्फस को आप कहीं से भी कट कर सकते हो,
पहली चीज। दूसरी चीज, उसका जैसे भी कट करोगे सरफेस क्या आएगा, रफ आएगा। लेकिन क्रिस्टलाइन को आप स्पेसिफिक पॉइंट से ही कट कर सकते हो, और जो उसके सरफेसेस आएंगे बेटा वो क्या आएंगे, स्मूथ सरफेसेस आएंगे। ये कॉन्सेप्ट है ब्रेकिंग का, कट करने का, सॉलिड्स हो या फिर क्लेवेज प्रॉपर्टी का। तो दोनों सिमिलर आएंगे वो उसमें क्रिस्टलाइन? क्रिस्टलाइन में छोटे बड़ी भी आ सकते हैं साइजेस, डिपेंडिंग अपॉन आपने कटिंग कैसे करी है, पर स्मूथ आएंगे और वो क्रिस्टल्स ही होंगे। आपका पॉइंट ऑफ कट करने का क्या है, उसमें छोटे एक छोटा क्रिस्टल भी आ सकता है, एक बड़ा क्रिस्टल भी आ नहीं काट सकता सकते है। हैं बीच से? नहीं बेटा, बीच से नहीं कट कर सकते, अभी बताया। तो आप उसको, क्रिस्टलाइन को आप कहीं से भी कट नहीं कर सकते। देयर आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स जिन जगह से आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट कर सकते हो, और जिन जगहों से आप कट करोगे उसके बाद जो क्रिस्टल आ रहे हैं वो ऑब्वियसली बात है छोटे साइज के होंगे, लेकिन उनके भी सरफेसेस स्मूथ होंगे। तो अगर हम एक बड़े डायमंड को कट करते हैं तो उसको कट करने के बाद हमको छोटे डायमंड्स ही मिलेंगे जिनके सरफेस स्मूथ होंगे। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड को, पहली चीज, हम कहीं से भी कट कर सकते हैं, और दूसरी चीज, जो भी सरफेस आएगा बेटा वो स्मूथ नहीं होगा, वो रफ होगा। तो दोनों की कटिंग प्रॉपर्टीज जो है वो टोटली डिफरेंट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब मुझे कितनी हीट उनको देनी है पिघलाने के लिए। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है तो बेटा उनका अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करना ताकि वो पिघल जाए वो भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो दे हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से किस में बदलना, लिक्विड में बदलना। लेकिन हमने पढ़ा था कि अमॉर्फस के पास रेंज होती है, इसलिए इनके पास कोई डेफिनेट वो नहीं होता एनर्जी एब्जॉर्ब करने का। तो इनके पास एक रेंज होती है कि लेट्स सपोज ये 200 से 300 जूल तक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और सारा पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, इसे कहते हैं रेंज। देन हमारे पास एक और इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है एन आइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी। अब इनका मतलब क्या होता है, जरा क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बेस पे देखिए। कहते हैं क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। लेकिन अमॉर्फस जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक, मतलब ऑल डायरेक्शंस में इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती है, सेम होती है। एनिसोट्रोपिक का मतलब कि हर अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं सर? हाँ जी। अब मेरे पास ये एक क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल को कोई मुझे देख के बता सकता है कि ये क्रिस्टलाइन है कि अमॉर्फस है? तो क्रिस्टलाइन। ये क्रिस्टलाइन। अब एन आइसोट्रोपी का मतलब होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, डिफरेंट है। सर कैसे? लेट्स सपोज मैंने इस क्रिस्टल को यहां से कट कर दिया। अगर मैं इस क्रिस्टल को ऐसे देखता हूं तो देखो एक तरफ पॉजिटिव साइन आ रहा है, एक तरफ नेगेटिव आ रहा है। देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव के ऑपोजिट में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब है ना, ऑपोजिट साइड पे ऑपोजिट चार्ज है। लेकिन अगर मैं इसको यहां से देखूं तो बेटा यहां से देखने में इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बदल गई।
मतलब एक साइड पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक साइड पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसे कहते हैं एन आइसोट्रोपी। मतलब प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो प्रॉपर्टीज जो है इन दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमने अगर एक साइड से देखा तो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव के बाद पॉजिटिव के बाद नेगेटिव के बाद पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, और यही ऑर्डर लंबी रेंज तक फॉलो होता रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड कंटिन्यू चलता रहेगा बेटा। इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जिसकी आप बात कर रहे थे, जो क्रिस्टलाइन में मिलता है। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टल को अगर आप छोटा कर दोगे तो बेटा उसका रेंज शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर सॉलिड के पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर खाली है फिर खाली है फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर खाली है, इसे कहते हैं बेटा अमॉर्फस फॉर्म, और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है। तो इसको अगर हम दूसरी जगह से देखेंगे तो इस जगह से तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ आयंस जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं सोडियम की तरफ से पास करवाता तो वो क्या हो जाते, पॉजिटिव हो जाते। तो अगर आपको ये कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में, वो क्या है, नेचर। ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं और अमॉर्फस जो होते हैं उनको हम कहते हैं सूडो सॉलिड। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, दिखते सॉलिड्स हैं पर होते नहीं है, या इनका एक और नाम होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, ग्लास। तो बेटा हम ग्लास को क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सर हम ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? आपके घर में मान लीजिए एक नया ग्लास जो है वो एक डोर पे लगाया गया और उस ग्लास को फिक्स किया गया डोर के पैनल पे जो इतना थिक था। जब आप पहली बार इस न्यू ग्लास को देखेंगे तो बेटा ये टोटली क्या होगा बेटा, ट्रांसपेरेंट। मतलब आपको इसके अंदर कोई ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आप देखा होगा आपने 5 स्टार होटल्स में या किसी मॉल्स वगैरह के अंदर उन्होंने ग्लासेस लगा रखे होते हैं, उनको अच्छे से क्लीन करते हैं, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं। मतलब कभी कभार इंसान को धोखा लग जाता है कि भाई सामने कुछ है भी कि नहीं भी है, यू नो, लाइक दैट। बट लेट्स सपोज इसी ग्लास को हम 50 इयर्स डाउन द लाइन देखते हैं। अगर ये ग्लास उसी जगह पे रहता है तो हम देखेंगे कि ये ग्लास धीरे 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 नीचे से थिक होने लग जाता है, ऊपर से थिन होने लग जाता है। ये एक्चुअली में ऐसा होता है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ओवर द इयर्स ग्लास का मटेरियल जो है वो नीचे की डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसलिए दरवाजे विंडो के पेन में यहां से बड़ा जबरदस्त फिक्स हो जाता है, पर ऊपर से वो लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। आपके घर में अगर कोई पुराना ग्लास लगा होगा तो प्रोबेबली हो सकता है कि आप देखोगे कि वो ऊपर से तो हिल सकता है, आगे पीछे अगर आप उसको प्रेस करते हो तो वो दब जाता है, पर नीचे की साइड से वो कितना ज्यादा फिक्स हो चुका है वो इस वजह से क्योंकि मटेरियल जो है वो नीचे की तरफ फ्लो डाउन करता है, नीचे का जो बेस होता है वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से उस पेन में उस ब्रैकेट में वो अच्छे से फंस जाता है। एंड इसके अलावा वो पहले से क्या बन जाता है, थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट। मतलब अब क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आती, वो दिखने में थोड़ा सा डर्टी लगता है। सो दिस इज द रीजन वी कॉल ग्लास एज अ सुपर कोल्ड लिक्विड। तो वैसे तो ग्लास को हम सॉलिड कहते हैं, बट असलियत में अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री इट इज अ सुपर कोल्ड लिक्विड। क्योंकि आपने देखा होगा ग्लासेस की फैक्ट्री में जो ग्लास मटेरियल से बनता है बेटा, वो मटेरियल जो है वो फ्लो करता है।
तो इट्स लाइक यू नो उसको हीट करके बनाया जाता है. यू हैव एवर सीन सच वीडियोस, यू नो, जो ग्लास के यूटेंसिल्स बनाते हैं, ठीक है ना, तो आप देखना उनकी फैक्ट्री के अंदर वो जिस मटेरियल से बना रहे होते हैं वो फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि इट्स अ सुपर कूल्ड लिक्विड बाद में जाके. तो इस पे बेस्ड एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हमारे पास आता है. तो कहते हैं सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल लिक्विड्स, कहते हैं ये लिक्विड्स होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, ऑल्दो बहुत स्लोली फ्लो करते हैं, उनको हम कहते हैं सूडो सॉलिड्स. कहते हैं ग्लास पेन्स fixed to windows या doors of old buildings are invariably found to be slightly thicker at the bottom than top, क्योंकि glass flows down very slowly and makes the bottom portion slightly thicker. That's why हम glass को क्या कहते हैं? Super cooled liquid. आगे बढ़ते हैं. कहते हैं क्लासिफिकेशन सॉलिड्स का बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो पहला जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा सॉलिड्स का वो तो था बेस्ड ऑन अरेंजमेंट. अब हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो हमारे पास सॉलिड्स 4 टाइप के होते हैं. एक होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एक होते हैं आयनिक सॉलिड्स, एक होते हैं मेटालिक सॉलिड्स, और चौथे होते हैं कोवैलेंट या नेटवर्किंग सॉलिड्स. अब इनको एक एक करके पढ़ रहे हैं हम. एनसीईआरटी में टेबल भी दे रखा है बहुत अच्छे से. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनको हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. टाइप्स क्या क्या है इनके? नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले. इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? नॉन पोलर के अंदर तो बेटा इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं नॉन पोलर सॉलिड्स के? उसमें हमारे पास आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स ऑफ नोबल गैसेस. मतलब बड़े मुश्किल से हम इनको ऑब्टेन करते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है. जैसे अगर मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो उसके अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे पास आता है आयोडीन. आयोडीन ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर भी हो गया प्लस वो सॉलिड की फॉर्म के अंदर भी आ गया. दूसरे आते हैं उनके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स आते हैं. अब पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होता. नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट जो है वो 0 होता है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर वो मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है. अब अगर हम इनके अंदर बॉन्डिंग देखें तो नॉन पोलर के अंदर क्या आते हैं? नॉन पोलर एटम्स या मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स. ये रिपीट हो गया इसके अंदर. तो बॉन्डिंग इसके अंदर बेटा कौन सी आती है? वैन डर वाल फोर्सेस. ये आपके नोट्स में वहां पे होगा. तो बॉन्डिंग जो इनके अंदर आती है वो आती है वैन डर वाल फोर्सेस. पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है बेटा वो होती है डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस. और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब एग्जांपल हो गए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सॉलिड हाइड्रोजन. आयोडीन तो एज इट इज अ सॉलिड एलिमेंट. अब इसमें आप HCl हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है. इसमें पानी को आइस की फॉर्म के अंदर ले लो या फिर अमोनिया को आप क्या कर सकते हैं? सॉलिडिफाई कर सकते हैं. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो इन 3 कैटेगरी के होते हैं. आई होप समझ में आ गया बेटा. देन हम बात करते हैं आयोनिक सॉलिड्स की और मेटालिक सॉलिड्स. आयोनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस. लेकिन मेटालिक सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस जिनको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घेर के बैठे होते हैं. लेट्स सपोज अगर मैंने एक पॉजिटिव आयन यहां ले लिया, एक पॉजिटिव आयन यहां ले लिया, तो इनके आगे पीछे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो गए बेटा? कवर करके बैठे होते हैं.
तो इनको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि देयर इज अ सी इलेक्ट्रॉन्स का जिनके अंदर पॉजिटिव आयंस को बेटा हम एक नाम से जानते हैं कर्नेल्स, ठीक है, उनको वो मूव कर रहे होते हैं। तो कर्नेल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में मूव कर रहे होते हैं। बात करते हैं इनके अंदर बॉन्डिंग की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि चार्जेस है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसके अंदर भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन किन के बीच में, कर्नेल्स, मेटल आयंस, और किन के बीच में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, कर्नेल्स जिनके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। इनके बीच में किस के ऊपर बिटवीन है, कैटायंस और एनायंस के बीच में, बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। देन हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, सारे आयनिक कंपाउंड्स इसी में आते हैं। मेटालिक सॉलिड्स में कौन आता है, कॉपर का टुकड़ा, सिल्वर का पीस, गोल्ड का पीस, आयरन का टुकड़ा, मैग्नीशियम का टुकड़ा, ये सारे जो है वो मेटालिक सॉलिड्स के अंदर आते हैं। आगे बढ़े, फिजिकल अगर स्टेट देखा जाता है इनका तो वो सबका सॉलिड्स होता है। लास्ट हमारे पास आते हैं कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। इसके अंदर डायमंड एक इंसुलेटर है, ठीक है, जिसके अंदर हर कार्बन एटम फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है विथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा जो आता है हमारे पास वो क्या है, ग्रेफाइट, वो करंट कैरी कर सकता है क्योंकि इसके अंदर हर कार्बन एटम फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है और इसका 4th इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री। ये रिंग्स बनाते हैं हेक्सागोनल, और ये हेक्सागोनल रिंग्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं विद वीक वैन डर वाल फोर्सेस। सर हाँ जी, एक बार पीछे से ऐसा, इसमें से जो सबसे टॉप वाला है वो तो एक से ही कनेक्टेड है ना? नहीं बेटा, वो पूरा आगे जाके अच्छा 3 अच्छा, से, हाँ, अच्छा 4 अच्छा से अच्छा, कनेक्टेड ठीक है होते सर, हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर वीक वैन डर वाल क्या होते हैं बेटा, फोर्सेस, जिनकी वजह से ये लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर बेटा क्या कर सकती हैं, स्लाइड कर सकती हैं। तो नेटवर्किंग सॉलिड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो किस टाइप की होती है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। एंड अगर मैं ओवरऑल सबके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बिहाफ पे अरेंज करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो होते हैं बेटा वो कोवैलेंट होते हैं। उनसे जो वीक होते हैं बेटा वो होते हैं आयोनिक, देन मेटालिक, और सबसे वीक जो होते हैं बेटा वो कौन होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। लोगों को लगता है कि आयोनिक सॉलिड्स के MPBP सबसे ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं होता, कोवैलेंट का होता है, क्योंकि सबसे अच्छा उसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, डायमंड। डायमंड इज द नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, उससे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस नेचुरली कोई भी अकर नहीं करता। हाँ जी बेटा। सर एक एक्सेप्शन की वजह से उसको इतना ज्यादा, इट्स नॉट अबाउट एक एक्सेप्शन, देयर आर मेनी अदर सब्सटेंसेस जो कोवैलेंटली स्ट्रांगली बॉन्डेड है। ग्रेफाइट भी है, फुलरीन भी है, आयनिक कंपाउंड्स तो गिने चुने हैं, पर कोवैलेंट में देयर इज अ बिग लिस्ट। सिलिकेट्स भी हैं जिसको हम सैंड, सीमेंट बनता है। तो बेटा कोवैलेंट की कैटेगरी में बहुत सारे आते हैं, आयनिक गिने चुने कंपाउंड्स है बेटा, इस वजह से जो सिंपल आयनिक कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर केटायंस और एनायंस के बीच में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर केटायंस और एनायंस के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता तो NaCl जो सॉलिड होता है, जब आप उसको पानी में डालते हो तो वो अपने आप
आयंस में स्प्लिट कर जाता है। ये कैसा फोर्स है जो आपको पानी में जाके अलग कर देता है? वैसे आपको NaCl को पिघलाना हो, NaCl और NaCl को आपको पिघलाना हो तो आपको तकरीबन टेम्परेचर रेंज 1500 डिग्री सेल्सियस ले जानी पड़ती है, लेकिन अगर आप इसको पानी में डाल दोगे तो अपने आप ही अलग हो जाते हैं। और डायमंड का जो टेम्परेचर रेंज है वो 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ग्रेफाइट की जो है वो 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो दे आर ऑलमोस्ट डबल। तो हमने देखा है कि ओवरऑल कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर MPBP ज्यादा होता है क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कहता है डिस्क्राइब द टर्म अमॉर्फस और गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। आप नोट्स से रेफर कर सकते हो। कहता है एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज में और ग्लास में डिफरेंस क्या है? क्योंकि बेटा ग्लास जो है वो अमॉर्फस फॉर्म है सॉलिड का, लेकिन क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। कहता है अंडर व्हाट कंडीशंस क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक कर जाएंगे, है ना, तो ये ब्रेक कर जाएंगे और क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या बन जाएगी? अमॉर्फस सॉलिड, ग्लास। तो ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड जिसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं और नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो है ही नहीं। इन क्वार्ट्ज तो कांस्टेंट पार्टिकल्स का शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है शॉर्ट, एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होता है, और मेल्ट करने पर क्वार्ट्ज जो है वो ग्लास में बदल जाता है। कहते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड एज आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर या नेटवर्क या अमॉर्फस। तो हमारे पास कौन से हैं? फॉस्फोरस, पेंटॉक्साइड, आयोडीन और P4, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आते हैं। अमोनियम फॉस्फेट, लिथियम ब्रोमाइड, ये आयनिक में आते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, ये नेटवर्क सॉलिड्स में आते हैं। प्लास्टिक्स अमॉर्फस में आते हैं। ब्रास, रुबीडियम, सिलिकॉन, ये किस में आते हैं? मेटालिक सॉलिड्स के अंदर आते हैं। एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन, वो कहते हैं स्टेबिलिटी किसी भी क्रिस्टल की डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब क्रिस्टल जो है वो ज्यादा क्या है? स्टेबल है। कहते हैं गिवन द melting points of some compound, what can you say about the intermolecular forces? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है वो किसके अंदर आ रहे हैं? वाटर के अंदर आ रहे हैं, तभी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है। उससे कम कौन आ रहा है? ईथर। उससे कम कौन आ रहा है? अल्कोहल। और उससे कम कौन आ रहा है? मीथेन। सिंपल। ऑल ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 9 कहता है द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक क्रिस्टल्स। बेटा सिमिलैरिटी क्या है? दोनों के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं बिटवीन कैटायन एंड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये है कि मेटालिक के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कर्नेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है, और आयनिक के अंदर किसके बीच में है? कैटायंस एंड एनायंस के बीच में है। कहता है ionic crystals are hard but brittle because they have strong intermolecular forces of attraction. कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आराम से ब्रेक कर जाते हैं।
which can easily break on heating or by applying pressure. So both have electrostatic forces, both have high MPBP. Differences crystals के अंदर it is between ions are not free to move in solid state. In metals, valence electrons are free to move. Ionic bond is strong due to electrostatic forces of attraction. In metals, they are weak metallic bonding. And इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक इंटरैक्शंस हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं जो आराम से हार्ड बनाते हैं इनको, और एक्स्ट्रा प्रेशर या हाई प्रेशर पे क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की. अब ध्यान से सुनो क्योंकि यहां से टॉपिक जो है वो शुरू हो गया है. अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? ये एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स का. बेटा पॉइंट का मतलब होता है यहां पर एटम या ग्रुप ऑफ एटम आता है एक स्पेस के अंदर, जिसको आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद अरेंज करके एक बड़ा सा क्रिस्टल बनाते हैं. तो क्रिस्टल लैटिस एक पॉइंट होता है, ठीक है, जिनको कंबाइन करके हम एक क्रिस्टल बनाते हैं. तो ये देखो बेटा, ये है हमारे पास एक यूनिट सेल. जो सिंगल सेल होता है बेटा उसको हम यूनिट सेल कहते हैं. इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है. अब जिस पॉइंट पे एटम आता है, जिस पॉइंट पे या प्लेस पे या जगह पे एटम, आयन या ग्रुप ऑफ एटम आता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट. तो ये वो पॉइंट होता है जहां पे एटम या आयन या ग्रुप ऑफ एटम आते हैं जिनको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट. और सिंस हम क्रिस्टल पढ़ रहे हैं तो बेटा क्रिस्टल के अंदर यूजुअली एटम या आयन ही आते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हम बहुत कम ऑब्जर्व करते हैं. बट वो भी आ सकते हैं जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बात करी थी लाइगेंड्स की. तो लाइगेंड्स को भी हम पॉइंट्स चार्ज मानते हैं, ठीक है. तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे लेंथ को, अब सिंस बेटा हम क्यूब ले रहे हैं तो बेटा क्यूब के अंदर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, जिसको बेटा हम किससे लिखते हैं, ए, और इसको बेटा हम क्या लिखते हैं, एज लेंथ. ये सारी एज लेंथ क्या है, ए है जो बराबर है, ठीक है. ये हो गई बी, ये क्या होगी, सी. हमारे कोर्स में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, क्यूब. पर यूनिट सेल जो होते हैं बेटा वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर ए, बी, सी इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. वो सारी वैरायटीज अभी हम देखेंगे. पर हमारे कोर्स में सिर्फ क्या है बेटा, क्यूब है जिसके अंदर ए, बी, सी तीनों जो है वो बराबर होती हैं. जो एंगल एज लेंथ ए और सी के बीच में होता है बेटा उसको हम कहते हैं अल्फा. ए और बी के बीच में क्या होता है बेटा, बीटा. और बी और सी के बीच में वाला जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, गामा. तो हमको किसी भी यूनिट सेल के अंदर पता होना चाहिए कि एज लेंथ क्या है और उनके बीच में जो रिस्पेक्टिव एंगल्स हैं वो क्या है. आई होप आपको बच्चे समझ में आ रहा है. यूनिट सेल
कहता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है बेटा उसे कहते हैं यूनिट सेल। लेट्स सपोज क्रिस्टल लैटिस हमारे पास बेटा एक बिल्डिंग है, हम एक बिल्डिंग को क्या कह रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो बेटा बिल्डिंग का जो सबसे छोटा पोर्शन होता है वो क्या होता है, रूम। लेट्स सपोज क्रिस्टल लैटिस हमारे पास एक वॉल है, तो बेटा वॉल का जो सबसे छोटा पोर्शन होता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, ब्रिक। तो इसलिए बेटा यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। और जब इसी को आप बार बार रिपीट करते हो इन डिफरेंट डायरेक्शंस तो वो एक पूरा इंटायर लैटिस जनरेट करता है। जैसे ये देखो बेटा, ध्यान से देखना, हमारे पास ये है एक यूनिट सेल, मैंने इसी के कॉर्नर्स पर पॉइंट लगा दिया जिसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट, जहां पे एटम या आयन आ रहा है, और इसी के साथ ऊपर मैंने एक और यूनिट सेल रख दिया, देन एक और यूनिट सेल रख दिया, देन एक और यूनिट सेल रख दिया। ये सब यूनिट सेल एक दूसरे को अटैच कर रहे हैं। ऐसे ही मैं यूनिट सेल्स अटैच करता गया तो बेटा हमारे पास क्या बन जाता है, एक क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। और ये जो यूनिट सेल हम प्लेस कर रहे हैं हम किसी भी डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, ऊपर, लेफ्ट, राइट, नीचे, आगे, पीछे। तो अब हम यहाँ पे पीछे प्लेस करते जा रहे हैं जिसकी वजह से एक बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस हमारे सामने बनता हुआ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे यूनिट सेल्स मिलकर एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। और जितने भी यहाँ पे सर्कल्स हैं बेटा वो सब लैटिस पॉइंट होते हैं। और लैटिस पॉइंट क्या होती है, जहां पे एटम या आयन प्लेस किया जाता है, जहां आता है उसे लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जैसा कि मैंने आपको भी पीछे बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हैं। सर क्यों? क्योंकि एज लेंथ सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके बीच में जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो सबसे सिंपल और सबसे पुराना जो यूनिट सेल है बेटा उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव। और दूसरी कैटेगरी में आता है हमारे पास सेंटर्ड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो प्रिमिटिव होता है उसके अंदर जो एटम्स या आयंस होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर आते हैं, लेकिन जो सेंटर्ड होता है उसके अंदर कॉर्नर्स पर तो आते ही आते हैं, प्लस वो इनसाइड भी कहीं ना कहीं अटैच्ड होते हैं। इसीलिए सेंटर्ड की अलग अलग वैरायटी आ जाती है, कौन कहां पे प्लेस किया गया है। एक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सर क्या मतलब? इसके अंदर कॉर्नर पर आएगा ही आएगा और यूनिट सेल की बॉडी के बीच में आता है, पूरा का पूरा एटम बॉडी के बीच में आता है। दूसरा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके अंदर कॉर्नर पर तो आता ही आता है और हर फेस पर भी एक एटम या आयन आता है, इसलिए इसको कहते हैं फेस के सेंटर पे। अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारा एक फेस है, इस फेस के सेंटर पे ये वाला यूनिट सेल है। आप देख सकते हैं हमारे यूनिट सेल का ऊपर एक फेस है, इसको बीच में हमने क्या रखा हुआ है, एक एटम या आयन रखा हुआ है, इसे कहते हैं फेस सेंटर। हम जिस रूम के अंदर बैठे हैं, क्या मुझे कोई बता सकता है कि उस रूम की शेप क्या है?
रूम्स बेटा नॉर्मली सर्कुलर या स्फेरिकल नहीं होते, वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं बेटा? क्यूब। और अगर आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं क्यूब, क्या मुझे कोई देख के बता सकता है उस रूम के कितने फेस हैं या कितनी साइड्स हैं टोटल मिला के? 6। एक ऊपर है बेटा, एक नीचे है, एक आपके लेफ्ट में है, एक आपके राइट में है, एक आपके आगे है, एक आपके पीछे है। इसलिए इस रूम के 6 फेसेस हैं। इसलिए आप देख सकते हैं हर फेस के सेंटर में यूनिट सेल आ रहा है। इसलिए 6 यूनिट सेल्स आप देख सकते हैं। और तीसरा होता है बेटा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें भी कॉर्नर पे आएगा ही आएगा, साथ में 1 सेट ऑफ फेस पे आता है। अब आप चाहे उसको ऊपर और नीचे रख लीजिए, या फिर लेफ्ट राइट रख लीजिए, या फिर आगे पीछे रख लीजिए, ये आपकी चॉइस है। और हमारे कोर्स में जो यूनिट सेल हमने पढ़ने हैं वो सिर्फ यही है, 3। एंड सेंटर में बस आएंगे 2 ही। हाँ जी, एक है प्रिमिटिव जिसमें कॉर्नर पर आता है, एक है बॉडी सेंटर और एक है फेस सेंटर। फेस सेंटर को हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एफसीसी, बॉडी सेंटर को हम कहते हैं बीसीसी, और प्रिमिटिव को हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, जिसको हम कहते हैं एसयूसी। इन तीनों में से भी मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बीसीसी या फिर एफसीसी में आते हैं। तो मार्क कर लीजिए जो जो आपको मार्क करना है इसके अंदर। हमारे पास कुल मिलाके 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं जो पॉसिबल वेरिएशंस शो करते हैं यूनिट सेल्स के लिए, है ना, जिसके अंदर ए बी सी अल्फा बीटा और गामा की हम बात कर रहे थे। तो देखिए ये टेबल एनसीईआरटी में दे रखा है। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी जो पॉसिबल वेरिएशंस होती हैं ये 3 वैरायटीज में आपको मिल सकता है, प्रिमिटिव, बीसीसी में, एफसीसी में। इसकी जो एज लेंथ होती हैं वो सब बराबर होती हैं, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इसके अंदर एंगल्स भी सारे बराबर होते हैं, कितने? 90 डिग्री। और ऐसे कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो ये हैं, NaCl, जिंक ब्लेंड, कॉपर। ये क्यूबिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टेट्रागोनल इज द नेक्स्ट वन जो हमारा क्रिस्टल टाइप बन सकता है। इसके अंदर हमारे पास 2 पॉसिबल ऑप्शंस आते हैं, प्रिमिटिव और बीसीसी। इसके अंदर एफसीसी नहीं है। इसमें एज लेंथ्स कैसे होती हैं? ए और बी मतलब 2 एज लेंथ्स बराबर है, पर तीसरी एज लेंथ सी जो है वो बराबर नहीं है। एंगल्स की बात करें तो इसके अंदर भी सारे एंगल्स अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर है। और वाइट टिन, देन टिन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट वो टेट्रागोनल क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड जो कैटेगरी हमारे पास क्रिस्टल की आती है सिस्टम की वो है ऑर्थोरोम्बिक। इसके अंदर हमारे पास 4 वैरायटी है, प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी और एंड सेंटर्ड। तो इसके अंदर कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती, लेकिन एंगल्स सारे एक दूसरे के बराबर होते हैं और वो कितने होते हैं? 90 डिग्री। एग्जाम्पल क्या क्या है? रोम्बिक सल्फर जो हमने पढ़ा था
ग्रुप 16 के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट उनके क्रिस्टल्स इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जो फोर्थ हमारे पास ऑप्शन आती है दैट इज हेक्सागोनल यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर सकता है, वो है प्रिमिटिव, मतलब एटम्स जो है वो सिर्फ कॉर्नर पर ही आते हैं। इसके अंदर ए बी बराबर है पर सी बराबर नहीं है, और इसके अंदर अल्फा बीटा एंगल बराबर है 90, पर गामा जो है वो कितना होता है 180 डिग्री। ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, उनके क्रिस्टल्स इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। रोहम्बोहेड्रन, जिसका दूसरा नाम है ट्राइगोनल क्रिस्टल लैटिस, इसके अंदर पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या है, सिर्फ प्रिमिटिव क्रिस्टल्स में ही एग्जिस्ट कर सकता है ये। इसके अंदर तीनों एज लेंथ एक बराबर होती हैं, और इसके अंदर एंगल्स जो हैं वो अल्फा बीटा बराबर है दैट इज 90 डिग्री, पर गामा जो है वो 90 डिग्री नहीं होता। एग्जाम्पल कैल्साइट, सिनेबार के क्रिस्टल्स जो है वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। मोनोक्लिनिक हमारा 6th क्रिस्टल लैटिस हो गया। इसके अंदर पॉसिबल ऑप्शंस क्या है, दो, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। इसके अंदर एज लेंथ्स क्या होती हैं, ए बी सी, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा अल्फा गामा एंगल 90 होता है, बीटा इज 120 डिग्री, और ये एग्जिस्ट करता है मोनोक्लिनिक या सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। और जो 7th हमारा क्रिस्टल सिस्टम होता है उसका नाम होता है ट्राइक्लिनिक, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में ही वो एग्जिस्ट कर सकता है, जिसके अंदर ए बी सी एज लेंथ कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, और एंगल अल्फा बीटा एंड गामा कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, और वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑर्थोबोरिक एसिड, कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट, ये सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो ट्राइक्लिनिक की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी आप कंपाउंड्स पढ़ते हैं आयनिक या कोवैलेंट, उनके अंदर जो मेजर क्रिस्टल सिस्टम होता है एग्जिस्ट करने का बेटा, वो ये 7 क्रिस्टल्स ही होते हैं। और इन 7 क्रिस्टल्स के पॉसिबल ऑप्शंस कितने हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। प्रिमिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो हमारे पास कुल मिला के 14 ब्रेविस लैटिस एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी फॉर्म के अंदर कंपाउंड्स अपने क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो इन ब्रेविस लैटिस के अंदर जो डिवीजन है सबसे पहले वो किस में आता है, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर आता है, दैट इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। लेकिन बेसिक डिजाइन जो है उनका, उसमें सिर्फ 4 ही पॉसिबल ऑप्शंस हैं, प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी और एंड सेंटर। तो उनकी सब कैटेगरीज मिलाकर हमारे पास 14 ब्रेविस लैटिसेस आते हैं, जिनके अंदर कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। बेटा हमने अभी तक 4 टाइप के क्रिस्टल्स पढ़े हैं, यूनिट सेल्स पढ़े हैं, जिसमें से हमने एक पढ़ा है बेटा प्रिमिटिव, दूसरा हमने पढ़ा है बेटा बीसीसी, तीसरा हमने पढ़ा है बेटा एफसीसी, और फोर्थ हमने पढ़ा है एंड सेंटर्ड। अब इनके अंदर टोटल कितने एटम्स आते हैं,
टोटल इनके अंदर कितने एटम्स आ सकते हैं, वो हम पढ़ने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि कोई भी एटम अगर कॉर्नर पर आता है उसकी कितनी वॉल्यूम आती है। तो बेटा वो वॉल्यूम होती है 1/8। सर क्या मतलब? बेटा आपके पास एक कौन है, नींबू कह लो या फिर आप एक मौसमी कह लो या फिर आप ऑरेंज की मैं बात नहीं कर रहा। जब आप बेटा ये स्फेयर है, यू कैन टेक इट एज ए लेमन। जब आप बेटा इस स्फेयर को ऐसे कट करते हो तो बेटा इस वॉल्यूम को हाफ कहते हैं, इस वॉल्यूम को हाफ कहते हैं। जब आप इस स्फेयर को ऐसे कट कर देते हो तो बेटा इसके 4 हिस्से बन जाते हैं, वो 1/4 1/4 1/4 वॉल्यूम होती है। ये वाली वॉल्यूम फेस पर आती है, अगर कोई फेस पर हो। ये वाली वॉल्यूम एज पर आती है, एंड अगर आप इसको ऐसे 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 कट कर देते हो बेटा, तो हर एक जो वॉल्यूम है बेटा वो कितनी हो जाती है? 1/8। नाउ बेटा आई होप आपने, दिस इज द वॉल्यूम एट कॉर्नर्स। नाउ बेटा आई होप आपने अपने लाइफ में एक मौसम्बी ली होगी बेटा, उसको आपने ऐसे कट किया होगा तो टेबल पे वो मौसम्बी ऐसे आ गई होगी। उसको फिर आपने ऐसे कट किया होगा तो वो टेबल पे ऐसी पड़ी हुई होगी, और फिर उसको आपने ऐसे कट किया होगा। So this volume becomes 1/8, this volume is 1/4, this volume is half, and this is full volume. तो कॉर्नर पर अगर कोई वॉल्यूम आती है बेटा तो वो वॉल्यूम जो होती है वो कितनी होती है? 1/8। सर कॉर्नर पर वॉल्यूम 1/8 क्यों आती है? बेटा आप अपने रूम के अंदर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं उस रूम के अंदर एक कॉर्नर को देखिए। आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं उस रूम के किसी भी एक कॉर्नर को देखिए प्लीज। जब तक आप देखेंगे नहीं आप नहीं समझ पाएंगे। जब आप उस कॉर्नर को देख रहे हैं उसके साथ एक वॉल है जो आपके लेफ्ट या राइट पर होगी या सामने होगी। इसी रूम, आई रिपीट, जिस रूम में आप बैठे हैं इमेजिन कीजिए इसी रूम के साथ में, मतलब लेफ्ट साइड में आपने एक और रूम अटैच कर दिया। अब 2 रूम हो गए, है ना? आप इस रूम के अंदर बैठे हैं बेटा,
मैंने साइड में एक रूम बना दिया, यहां पे आप बैठे हैं, आप इस कॉर्नर को देख रहे हैं, आपने इसी रूम के साथ इमेजिन किया मैंने एक और रूम रख दिया, तो ये जो पॉइंट है ये कितने रूम को टच कर रहा है? 2। 2। आपने फिर इसी 2 रूम्स के साथ आगे 2 रूम्स और रख दिए बिल्कुल ऐसे ही, तो ये एटम या स्फेयर कितने रूम्स को टच कर रहा है? 4। 4। और बेटा इमेजिन करो इसी 4 रूम्स के ऊपर आपने 4 रूम और प्लेस कर दिए सेम साइज के, तो बेटा ये पॉइंट कितने रूम्स को टच कर रहा है? कितने रूम्स को टच कर रहा है बेटा ये पॉइंट? 8। तो एक पॉइंट जो 8 रूम्स को टच कर रहा है, मतलब एक स्फेयर जो 8 रूम्स को टच करके अपना सेंटर बना रहा है, अगर हर रूम का कॉर्नर उससे निकाल दिया जाए, आई रिपीट, अगर हर रूम का कॉर्नर उससे निकाल दिया जाए तो वो 8 कॉर्नर्स के बीच में इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर तो सर आप 4 और लगा सकते हो सर रूम्स। बेटा आप तो 4 1 की by 16 भी हो जगह सकता और है सर। लगाए, नहीं हो सकता। एक पॉइंट जो है वो सिर्फ 8 ही स्पेस के साथ अटैच हो सकता है, 8 से ज्यादा स्पेस के साथ अटैच नहीं होता। आपने शायद अपने छोटे जीवन में ब्लॉक्स के साथ गेम्स नहीं खेली, या आपने ब्लॉक्स को कभी पढ़ा नहीं है या स्टडी नहीं किया है। ब्लॉक्स जो गेम होती है वो यही सिखाती है कि एक दूसरे के साथ कितनी चीजें अटैच हो सकती हैं। आप 2 ब्रिक्स के साथ 2 ब्रिक्स और रख सकते हो नीचे, आप 4 ब्रिक्स रख सकते हो, लेकिन जब आप 2 ब्रिक्स और रखोगे तो उनके कॉर्नर सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट हो जाएंगे। ये कॉर्नर 4 को अटैच करता है जो नीचे पड़ी है, और 4 ब्रिक्स ऊपर जो पड़ी है उनको अटैच करता है। ठीक है सर। तो जो ब्लॉक्स होते हैं वो इसी वजह से बच्चों को सिखाए जाते हैं, छोटे बच्चों को, कि उनको पता चले कि कौन सी शेप किस फॉर्म के अंदर फिक्स हो सकती है। बेटा इट वाज अ वेरी ग्रेट साइंस विच वाज यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स, जिनके बीच में उनके दिमाग में रीजनिंग भरी जाती है, लेकिन हमारे देश में इसकी बड़ी कमी है। खिलौने खेलने के लिए होते हैं, रीजनिंग के लिए नहीं होते हैं, और खिलौने जो है वो तोड़ने के लिए होते हैं, पर जो ब्लॉक्स की जो गेम है वो रीजनिंग के लिए बनी गई है। कौन सी शेप किस जगह पे फिक्स हो सकती है। तो देयर इज अ साइंस which deals with only age group from 1 to 5 years उस बिहाफ पे। तो मेरा ये कहना है कि एक जो नींबू है या एक जो मौसमी है, अगर आप उसको इक्वल पार्ट्स में कट करते हो, जब सबसे पहले आप उसके ऊपर नाइफ लगाओगे इक्वल पार्ट्स में कट करने के लिए, तो बेटा जो वॉल्यूम आएगी वो हाफ आएगी। अगर आप उन हाफ वॉल्यूम्स को दोबारा इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो बेटा वॉल्यूम जो है वो 1/4 आएगी। अगर आप इन चारों वॉल्यूम्स को फर्दर इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो बेटा वॉल्यूम जो है वो 1/8 आती है, और 1/8 वॉल्यूम जो है वो कॉर्नर पर होती है, 1/4 वॉल्यूम जो है वो एज पर होती है, और 1/2 वॉल्यूम जो है वो कहां पर होती है, किसी भी क्यूब के स्फेयर के ऊपर।
ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो अब देखते हैं तो कॉर्नर पर अगर कोई भी एटम आता है, ऑब्वियस सी बात है वो कभी भी पूरा नहीं आ सकता, उसकी 1/8 वॉल्यूम ही आती है। ऐसे ही यूनिट सेल अगर सिंपल की बात करें तो सिंपल यूनिट सेल में एटम जो है वो सिर्फ कॉर्नर पर ही आते हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में कितने कॉर्नर है, कोई गिन के बताएगा मुझे? एक रूम में कॉर्नर्स कितने होते हैं भाई? सर 8। 8। हर कॉर्नर पर 1/8 वॉल्यूम है, तो 1/8 इंटू 8, तो कुल मिलाकर एक एटम आता है। अगर कोई भी एटम कॉर्नर पर हुआ और सारे कॉर्नर ऑक्यूपाई करता है तो उन सब की वॉल्यूम मिलाकर वो एक एटम पूरा बनता है। ऑब्वियसली बात है एटम का फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, पर हम ये बता रहे हैं कि कोई एटम अगर कॉर्नर पर आ रहा है तो उसकी कितनी वॉल्यूम कॉर्नर पर होगी। डोंट से कि सर मेरे पास एक एटम, मेरे पास एक क्रिस्टल है, यूनिट सेल है, उसके अंदर एटम की जो वॉल्यूम है वो हाफ आ रही है, वो पॉसिबल नहीं है। एटम्स डोंट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन, उनके क्रिस्टल्स ओवरऑल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये आ गया हाफ वॉल्यूम, 1/4 वॉल्यूम, और ये हो गई 1/8 वॉल्यूम। तो कॉर्नर पर ये वाली वॉल्यूम आती है। हालांकि ये पिक्चर 2 डायमेंशनल है, मैं 3D पिक्चर नहीं दिखा सकता इसके अंदर। तो सिंपल यूनिट सेल में पूरे मिलाकर एक ही एटम आता है जो कॉर्नर्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखो बेटा, तो अगर आपको दिख रहा हो, ये वाला एक यूनिट सेल हो गया, उसके पीछे दूसरा हो गया, उसके पीछे ये तीसरा हो गया, ये 4 हो गए, और इन चारों के नीचे 4 और प्लेस करे हुए हैं। तो दैट मीन्स इट इज डिवाइडेड, दिस एटम is divided into 8 equal parts. कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल अगर वो फेस पे आता है बेटा, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कितना हो जाता है वॉल्यूम, हाफ। अब मेरे पास इसको मैंने कट कर दिया, तो इसके अंदर हाफ वॉल्यूम आ गई, इसके अंदर हाफ वॉल्यूम आ गई। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इस केस में कैसे हो जाएगा, जरा देखो ध्यान से भाई। ये देखो, कॉर्नर कितने हैं, 8। हर एक कॉर्नर पे कितनी वॉल्यूम आती है, 1/8। और फेस कितने हैं, 6। हर एक फेस पे वॉल्यूम कितनी आती है, हाफ। सबको ऐड कर दो तो कुल मिला के 4। तो नंबर ऑफ एटम्स इन FCC बेटा कुल मिला के कितने आते हैं, 4। एक कॉर्नर पर और 3 कहां पे आते हैं, फेसेस पर। तो FCC, F मतलब फेस सेंटर, और F से 4, ऐसे आप याद कर सकते हो। आगे बढ़े, ये देखो बेटा, कॉर्नर पर वॉल्यूम 1/8 और हर फेस पर हाफ वॉल्यूम, 6 फेस हो गए। एज पे वॉल्यूम कितनी आती है बेटा, 1/4, लेकिन एज सेंटर यूनिट सेल हमारे कोर्स में नहीं है। और वॉल्यूम बॉडी के अंदर, अगर यूनिट सेल के बॉडी के अंदर एक वॉल्यूम आ रही है तो वो तो पूरा पूरा ही आएगा। ये देखो, एटम पूरा पूरा आ रहा है तो 1 है ना, इसके लिए।
प्लस कॉर्नर्स के लिए 8। तो नंबर ऑफ एटम्स इन BCC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल कितने होते हैं? 2। बी बॉडी सेंटर, बी से मतलब बाय, बाय से मतलब 2। ये देखो कॉर्नर की वॉल्यूम और पूरे बॉडी के सेंटर की वॉल्यूम। तो ये जरूर कॉपी डाउन कर लेना। नंबर ऑफ एटम्स इन फर्स्ट सिंपल यूनिट सेल, वन बाय 8 वॉल्यूम प्लस 8 कॉर्नर्स, जो कितने हो गए? 1 एटम। दूसरा BCC, 1 बाय 8 वॉल्यूम इंटू होगा, इंटू 8 कॉर्नर्स प्लस 1 फुल एटम इन बॉडी सेंटर। तो कितना हो गया? 1 + 1 2। थर्ड FCC, 1 बाय 8 वॉल्यूम इंटू 8 कॉर्नर्स प्लस हाफ वॉल्यूम एट each face into 6 faces। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4 एटम्स। कर लो बेटा कॉपी। तो आज हम इस लेक्चर में यहीं तक ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग, वो इसका आगे का पार्ट आता है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए and we'll meet again in the next class with the next lecture of this topic.